कहानी की शुरुआत में हम मैडी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि वुड्स के बीच में बने एक आइसोलेटेड फार्म हाउस में अकेली रहती है। मैडी एक डीफ एंड म्यूट लड़की है, यानी वो ना तो सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, और वो पेशे से एक राइटर है और फिलहाल वो अपनी नई नोवेल पर काम कर रही थी, इसलिए वो अपने परिवार से दूर अकेली रह रही थी क्योंकि एक अच्छी कहानी लिखने के लिए उसे शहर की भागदौड़ से दूर रहना जरूरी था ताकि वो अच्छे से अपनी कहानी पर फोकस कर सके। खैर, जब मैडी अपने लिए खाना बना रही थी तभी उसे उसकी नेबर सारा का मैसेज आता है। वो मैडी से पूछती है कि क्या वो मिलने के लिए उसके घर पर आ सकती है और मैडी भी खुशी खुशी हाँ बोल देती है और थोड़ी देर बाद सारा यहाँ पर पहुँच जाती है और मैडी और सारा की बातों से हम समझ पाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि मैडी जन्म से डीफ और म्यूट नहीं थी बल्कि 13 साल की उम्र में उसे कोई बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से धीरे धीरे उसके बोलने की और सुनने की शक्ति खत्म हो गई। खैर, सारा यहाँ पर मैडी से पूछती है कि उसकी नई कहानी कब तक पूरी हो जाएगी, जिस पर मैडी कहती है कि उसकी कहानी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, बस वो इस कहानी के लिए कोई अच्छी सी एंडिंग डिसाइड नहीं कर पा रही। और सारा उससे पूछती है कि क्या तुम राइटर्स को स्टोरी शुरू करने से पहले उसकी एंडिंग के बारे में नहीं पता होता, जिस पर मैडी बताती है कि उसके दिमाग में हर कहानी एक मूवी की तरह चल रही होती है जिसकी कई अलग अलग एंडिंग हो सकती हैं और उसे कई बार समझ में नहीं आता कि इनमें से बेहतर एंडिंग कौन सी होगी। खैर, जब ये दोनों बातें कर रही थी तभी मैडी के घर में फायर अलार्म बजने लगता है क्योंकि वो खाना बनाते बनाते गैस को ऑन छोड़कर सारा से बातें करने बाहर आ गई थी। अब इस अलार्म की आवाज सुनकर सारा और मैडी भागकर घर में आ जाते हैं और गैस वगैरह बंद कर देते हैं और फिर मैडी अलार्म को बंद करने लगती है। इस अलार्म की आवाज बहुत तेज थी जिसकी वजह से सारा के कानों में दर्द होने लगता है और अलार्म को बंद करने के बाद सारा के पूछने पर मैडी बताती है कि उसने जानबूझकर इतनी तेज आवाज वाला अलार्म लगाया हुआ है क्योंकि तेज आवाज से उसे वाइब्रेशन फील होती है और उसे पता चल जाता है कि अलार्म बज रहा है। अब थोड़ी देर बातें करने के बाद सारा यहाँ से चली जाती है और फिर मैडी पहले अपनी कैट को खाना देती है और फिर अपने लिए दोबारा कुछ खाना बनाने लगती है। तभी मैडी के दरवाजे पर फिर से सारा आती है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और दरवाजे को खोलने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मैडी क्योंकि डीप थी इसलिए उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। तभी सारा के पीछे एक मास्क आदमी आता है और चाकू से स्टैब करके उसे खत्म कर देता है और इस दौरान सारा लगातार मैडी के घर का दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन ठीक सामने खड़े होने के बावजूद भी वो पलटकर नहीं देखती, जिसकी वजह से ये किलर समझ जाता है कि मैडी एक डीप लड़की है। असल में ये आदमी एक सीरियल किलर होता है जो कि लड़कियों को अपना शिकार बनाता है और जैसे ही उसे समझ में आता है कि मैडी इस घर में अकेली रहती है और ऊपर से वो सुन या बोल नहीं सकती, तो उसे लगता है कि वो मैडी को आसानी से खत्म कर सकता है, इसलिए वो उसे अपना अगला टारगेट बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ मैडी खाना खाते समय अपनी बहन मैक्स से लैपटॉप पर वीडियो कॉल पर बात करने लगती है और तभी ये किलर चुपके से उसके घर में घुसकर मैडी के फोन को चुरा लेता है और मैक्स वीडियो कॉल में देख लेती है कि मैडी के पीछे कोई है और वो मैडी को भी इसके बारे में बताती है, लेकिन जब मैडी पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं था और वो मैक्स से कहती है कि शायद वहाँ पर उसकी कैट होगी और मैक्स को भी यही लगता है कि शायद वहाँ पर उसकी कैट थी और फिर कुछ देर बात करने के बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इसके बाद मैडी फिर से अपनी स्टोरी पर काम करने लगती है। तभी उसे अपने लैपटॉप पर अपने ही मोबाइल से एक मैसेज आता है जिसमें उसकी एक फोटो थी जिसे अभी उसके घर के अंदर से ही क्लिक किया गया था और ये देखते ही वो समझ जाती है कि कोई उसके घर में घुस आया है और वो उसके ही मोबाइल से उसकी फोटो क्लिक करके उसे भेज रहा है। और जब वो भागकर बाहर देखती है तो उसके घर के सामने वही सीरियल किलर खड़ा हुआ था जिसने सारा को मारा था, जिसे देखते ही मैडी बुरी तरह से डर जाती है और तुरंत भागकर घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेती है। इसके बाद वो अपने लैपटॉप से 911 पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो किलर बाहर से बिजली की लाइन गिरा देता है जिसकी वजह से उसके घर की लाइट चली जाती है और वाईफाई भी बंद हो जाता है। अब यहाँ पर मैडी को लग रहा था कि शायद ये आदमी बस उसे डरा रहा है और वो जल्दी ही यहाँ से चला जाएगा, लेकिन जब काफी देर तक वो यहाँ से नहीं जाता तो मैडी अपनी एक लिपस्टिक से दरवाजे के ग्लास पर लिखती है कि मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है और कुछ देर बाद मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है, इसलिए तुम उसके आने से पहले यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन ये किलर यहाँ से जाने की बजाय मैडी के सामने खड़े होकर अपने फेस को रिवील करते हुए मास्क हटा देता है, जिसे देखकर मैडी समझ जाती है कि ये आदमी कोई गेम नहीं खेल रहा बल्कि ये सच में कोई साइको किलर है। इसके बाद मैडी भागकर एक कमरे में छुप जाती है और थोड़ी देर के बाद ये किलर सारा की लाश को उठाकर उसके हाथ से ही कमरे की विंडो खटखटाने लगता है और जब मैडी सारा की डेड बॉडी देखती है तो वो बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि सारा के पास उसका मोबाइल जरूर होगा। अगर वो किसी तरह से उसका मोबाइल हासिल कर ले तो शायद वो 911 पर कॉल कर सकती है, इसलिए वो इस किलर का ध्यान भटकाने के लिए अपनी कार के रिमोट से कार का अलार्म एक्टिवेट कर देती है और ये किलर भागते हुए कार के पास चला जाता है और मैडी विंडो से बाहर निकलकर सारा की पॉकेट में उसका मोबाइल ढूंढने लगती है, लेकिन
लेकिन तभी वो किलर यहाँ पर आ जाता है और मैडी डरते हुए विंडो से अंदर चली जाती है। लेकिन जब वो विंडो को बंद करने लगती है तो ये किलर दरवाजे में अपना हाथ फंसाकर विंडो को खोलने की कोशिश करने लगता है। तभी मैडी का ध्यान पास में ही रखे एक हैमर पर पड़ता है और वो उस हैमर को उठाकर उस किलर को दे मारती है, जिसकी वजह से ये किलर दर्द में चिल्लाते हुए अपने हाथ को विंडो से बाहर निकाल लेता है और मैडी विंडो का दरवाजा बंद कर देती है। अब ये किलर अपनी पॉकेट से सारा का मोबाइल निकालकर मैडी को दिखाता है, यानी उसने पहले ही सारा का मोबाइल उसकी पॉकेट से निकाल लिया था। फिर वो उस मोबाइल को सारा की डेड बॉडी पर रखते हुए मैडी को चैलेंज करता है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वो बाहर आकर ये मोबाइल उठा ले, और यहाँ पर वो सारा की इयररिंग्स निकालकर मैडी को दिखाते हुए अपनी जेब में रख लेता है। अब यहाँ पर मैडी अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि घर में छुपकर वो इस किलर से नहीं बच पाएगी, उसे कुछ भी करके या तो पुलिस को यहाँ पर बुलाना होगा या फिर यहाँ से निकलना होगा। इसलिए वो घर के एटिक में जाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उसका ध्यान वहाँ पर रखी एक टॉर्च पर पड़ता है, जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत एटिक की विंडो से बाहर निकलकर उस टॉर्च को ऑन करके जंगल में फेंक देती है। और जब ये किलर जंगल में रोशनी देखता है तो उसे लगता है कि शायद वहाँ पर कोई है, इसलिए वो देखने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। और मैडी इस बात का फायदा उठाकर सारा का मोबाइल उठाने के लिए नीचे उतरने लगती है, लेकिन तभी वो किलर वापस यहाँ पर आ जाता है और अपनी क्रॉसबो से मैडी की तरफ एक एरो शूट करता है, जो कि सीधा उसकी टांग पर लगता है और दर्द में चिल्लाते हुए मैडी छत पर बैठ जाती है। इसके बाद वो किलर एक और एरो उसकी तरफ शूट करता है और ये एरो मैडी के बिल्कुल सर के पास से गुजरता है और मैडी डर के मारे छत पर लेट जाती है और ये किलर उसे पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन जब वो ऊपर पहुंचने वाला था तभी मैडी अपनी लेग में से एरो को निकालकर उस किलर के कंधे पर दे मारती है और ये किलर दर्द में चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है और मैडी उसकी क्रॉसबो उठाकर विंडो के रास्ते फिर से एटिक के अंदर चली जाती है। अब ये किलर बिल्कुल निहत्था हो चुका था और मैडी के पास फाइट करने के लिए एक क्रॉसबो आ चुका था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मैडी इस क्रॉसबो की स्प्रिंग को प्रॉपर सेट नहीं कर पा रही थी। तभी सहरा को ढूंढते हुए उसका बॉयफ्रेंड जॉन भी यहाँ पर आ जाता है और मैडी के घर के दरवाजे को खटखटाने लगता है और इस दौरान उसका ध्यान लिपस्टिक से लिखे उस मैसेज पर पड़ता है जो कि मैडी ने इस किलर को यहाँ से भेजने के लिए लिखा था, जिसे देखकर जॉन को बड़ा अजीब लगता है। और तभी जॉन के पीछे वो किलर आ जाता है और वो जॉन को ऐसा दिखाता है जैसे वो कोई पुलिस वाला हो। वो जॉन से कहता है कि मैडी ने 911 पर कॉल करके बताया था कि कोई उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और जब मैं यहाँ पहुंचा तो वो आदमी मुझ पर अटैक करके यहाँ से भाग गया और तब से ही मैं ये दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैडी बहुत ज्यादा डरी हुई है जिसकी वजह से वो दरवाजा नहीं खोल रही। फिर वो जॉन से कहता है कि उस आदमी से हाथापाई के दौरान मेरा मोबाइल कहीं पर गिर गया था और वो बैकअप बुलाने के बहाने से जॉन से उसका मोबाइल मांगता है और जॉन उसे अपना मोबाइल दे देता है और फिर ये किलर बैकअप बुलाने का नाटक करता है और फिर कॉल को कट करके जॉन के मोबाइल को अपने ही पॉकेट में डाल लेता है। अब यहाँ पर जॉन इस किलर से कहता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैडी ने ही 911 पर कॉल किया था, और ये किलर कहता है कि हाँ मैडी ने ही कॉल किया था, जिस पर जॉन कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैडी तो बोल ही नहीं सकती, तो फिर उसने तुम्हें कैसे बताया कि उसके घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। जिसे सुनकर ये किलर थोड़ा हक पका जाता है और फिर वो बात को संभालते हुए कहता है कि शायद हो सकता है कि कॉल उसके मोबाइल से उसकी किसी फ्रेंड ने किया हो। अब यहाँ पर जॉन को इस किलर पर डाउट होने लगा था कि वो झूठ बोल रहा है और फिर वो उसे अपना मोबाइल वापस मांग लेता है और जब ये किलर अपनी पॉकेट से उसका मोबाइल बाहर निकालता है तो उसकी पॉकेट से सारा की इयररिंग्स भी निकलकर बाहर गिर जाती हैं, जिन्हें देखकर जॉन का शक यकीन में बदल जाता है कि ये आदमी पुलिस वाला नहीं बल्कि कोई क्रिमिनल है। और फिर वो इस किलर से कहता है कि मैडी अपने घर की एक स्पेयर की हमेशा घर के बाहर छुपा कर रखती थी ताकि किसी इमरजेंसी में मैं या फिर सारा उसके घर के अंदर जा सके। और फिर ये किलर उस चाबी को ढूंढने लगता है और जॉन उस पर वार करने के लिए चुपके से एक पत्थर उठा लेता है, लेकिन जब जॉन उसे पत्थर से मारने वाला था तभी मैडी उसे देख लेती है और अंदर से दरवाजा खटखटा देती है, जिसकी वजह से जॉन का ध्यान भटक जाता है और ये किलर उसके गले में चाकू घुसा देता है, जिसकी वजह से जॉन जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जॉन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी होता है, वो गले में चाकू लगने के बाद भी इस किलर को पकड़कर चोक करने लगता है, जिसकी वजह से ये किलर बेहोश होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से जॉन की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद मैडी यहाँ से भागने लगती है, लेकिन ये आदमी उसे पकड़कर उसके सर पर पत्थर से वार करके उसे भी खत्म कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैडी तो अब तक घर में ही खड़ी थी, वो तो बस सोच रही थी कि अगर उसने यहाँ से भागने की कोशिश की तो क्या होगा। असल में जैसा कि कहानी की शुरुआत में मैडी ने बताया था कि वो हर कहानी को अपने दिमाग में एक मूवी की तरह देखती है जिसकी अलग अलग एंडिंग हो सकती है। उसी तरह मैडी इस पूरी सिचुएशन को कहानी मानकर अपने दिमाग में हर सिनेरियो को देख रही थी और हर सिनेरियो को ध्यान से देखने पर उसे अंदाजा हो जाता है कि वो ना तो यहाँ से भाग सकती है क्योंकि उसकी टांग पर एरो लगा हुआ था, और ना ही वो घर में बैठकर उस किलर के यहाँ से जाने का इंतजार कर सकती है क्योंकि उसकी टांग से लगातार खून बह रहा था, जिसकी वजह से वो कभी भी बेहोश हो सकती थी। इसलिए अब वो फैसला करती है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे इस किलर को मारना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम उस किलर को देखते हैं जो कि घर के बाहर खड़ा होकर अंदर जाने
का रास्ता ढूंढ रहा था। तभी उसके पास मैडी की कैट आ जाती है और वो उसे पकड़ लेता है। वो अपने चाकू से उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी मैडी घर से बाहर आती है और क्रॉसबो से एक एरो शूट करती है जो कि सीधा उस किलर को जा लगता है और वो दर्द में चिल्लाते हुए नीचे गिर जाता है। और मैडी फिर से क्रॉसबो में स्टिंग सेट करने के लिए घर के अंदर भागने लगती है और वो किलर भी उसका पीछा करने लगता है। तभी मैडी के हाथ से उसका आखिरी एरो बाहर गिर जाता है और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए दरवाजे से बाहर अपना हाथ निकालती है, तभी वो किलर भागकर दरवाजा बंद कर देता है, जिसकी वजह से मैडी का हाथ दरवाजे से बाहर फंस जाता है और ये किलर उसके हाथ को तोड़ देता है। और मैडी कैसे भी करके अपने हाथ को दरवाजे से अंदर लाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। अब ये किलर दरवाजे पर खड़ा होकर उससे कहता है कि मैं अब घर के अंदर आकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। और क्योंकि मैडी को लिप्स रीडिंग करना आता था, इसलिए वो समझ जाती है कि ये किलर क्या कह रहा है और वो अब समझ चुकी थी कि उसके पास अब फाइट बैक के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो दरवाजे के ग्लास पर अपने खून से लिखती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो अंदर आके दिखाओ, जिसे देखकर ये किलर गुस्से में पागल हो जाता है और ग्लास को तोड़ने लगता है। और मैडी भागकर अपना लैपटॉप ऑन करती है और अपने पेरेंट्स के लिए एक मैसेज टाइप करती है, जिसमें वो इस किलर का सारा हुलिया मेंशन कर देती है, ताकि अगर वो यहाँ पर ना भी बच पाए तब भी उसके माता पिता इस किलर को सजा दिलवा सकें। और फिर वो एक चाकू लेकर बाथरूम में जाकर छुप जाती है। तभी वो किलर भी विंडो के जरिए चुपके से बाथरूम में दाखिल हो जाता है और मैडी के ठीक पीछे बैठकर उसके गले के बहुत पास चाकू रखकर हंसने लगता है। और उसके हंसने और सांसों की वजह से मैडी के बालों पर थोड़ी सी हवा लगती है, जिससे वो समझ जाती है कि वो किलर ठीक उसके पीछे बैठा है। और इससे पहले वो मैडी पर हमला कर पाता, मैडी ही उसे चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है और ये किलर दर्द में चिल्लाते हुए बाथरूम में गिर जाता है। इसके बाद मैडी भागकर किचन में छुप जाती है, लेकिन बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो धीरे धीरे बेहोश होने लगी थी। तभी वो किलर भी उसे ढूंढते हुए किचन में आ जाता है और मैडी को देखकर उसे लगता है कि वो बेहोश हो चुकी है। लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाता है, मैडी उसकी आंखों में इंसेक्टिसाइड स्प्रे मार देती है, जिसकी वजह से वो दर्द में चिल्लाने लगता है और कुछ देर के लिए वो लगभग अंधा ही हो चुका था। और फिर मैडी उसके ठीक सामने फायर अलार्म को ऑन कर देती है, जिसकी तेज आवाज से किलर के सर और कानों में दर्द होने लगता है, जिसका फायदा उठाकर मैडी उस पर हमला कर देती है। लेकिन ये किलर उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और फिर उसका गला दबाकर उसे मारने लगता है और मैडी खुद को बचाने के लिए बुरी तरह से झटपटाने लगती है। तभी उसके हाथ में एक वाइन ओपनर आ जाता है और वो तुरंत उसे किलर के गले में घुसा देती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद मैडी उसकी पॉकेट से अपना मोबाइल निकालकर 911 पर कॉल करती है और फिर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो घर के बाहर बैठकर पुलिस के आने का इंतजार करने लगती है और थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।